वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और इसमें पर्टिकुलरली नावल ऑफ द विक्टोरियन एज, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो देखते हैं इसको। डोमिनेटिंग लिटरेरी फॉर्म गोल्डन एज ऑफ नावल, एसेंशियली द एज ऑफ नावल। यानी ये जो विक्टोरियन एज है इसको एज ऑफ नावल भी कहा जाता है और गोल्डन एज ऑफ नावल भी कहा जाता है और डोमिनेटिंग एज ऑफ नावल भी कहा जाता है कि यानी इस एज में जो नावल था वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था। बाकी जो जॉनरेज ऑफ लिटरेचर थे उनमें इतना फोकस नहीं था जितना इसमें नावल ने ग्रो किया, तो इस वजह से इसको एज ऑफ नावल भी कहा जाता है। नावल मेड अ रैपिड प्रोग्रेस। This was partly because this middle class form of literary art was bound to flourish increasingly as the middle class rose in power and importance, partly because of the steady increase of the study public with the growth of lending libraries, the development of publishing in the modern sense, and other events which accompanied this increase। यानी इस एज में जो नावल है उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की की, रैपिड प्रोग्रेस। और वो तरक्की की क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो लिटरेरी जानरे था ये बेसिकली मिडिल क्लास के लिए था। मिडिल क्लास के जो प्रॉब्लम्स थे, जो मसाइल थे, उनको ये पॉइंट आउट करता था। और इसकी आगे जो मोस्टली रीडर थे वो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और मिडिल क्लास जो है वो उस टाइम पीरियड में मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी हर हवाले से। मिडिल क्लास के जो रीडर्स थे वो भी ग्रो कर रहे थे, मिडिल क्लास के जो राइटर्स थे वो भी ग्रो कर रहे थे और उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी हाईलाइट हो रहे थे। इसलिए इसकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी। डेफ़िनेटली किसी भी सोसाइटी में जो सबसे बड़ी क्लास होती है वो मिडिल क्लास ही होती है। अपर क्लास और लोअर क्लास हमेशा कम तादाद में होती हैं। तो मिडिल क्लास जो है उसका जब फ़ोकस हुआ रीडिंग में, राइटिंग में और उनके इश्यूज़ को हाईलाइट होना शुरू हुआ, तो इस तरह नावल जो है वो उसने तरक्की करना शुरू कर दी। दूसरे इस टाइम पीरियड में जो मोस्टली लाइब्रेरीज थी उन तक पहले आम जो पब्लिक थी, जो मैस थी, उनकी एक्सेस नहीं थी। तो इस टाइम पीरियड में, इस दौर में उनको लाइब्रेरीज तक एक्सेस भी दी गई। तो ये भी एक वजह थी कि वहाँ पे जो नावल है वो पॉपुलर होता गया। एंड पार्टली बिकॉज द नावल वाज द बेस्ट मीन्स टू present a picture of life lived under the stable background of social moral values by people who were like the people encountered by readers, and this was the kind of picture of life the middle class readers wanted to read about। यानी जो मिडिल क्लास की ऑडियंस थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो बेसिकली वो चीज़ें, वो स्टोरीज़, वो नावल्स, वो ड्रामास, वो पोएट्री पढ़ना चाहते थे जिसके अंदर लाइफ को डिपिक्ट किया गया हो, लाइफ की जो ओरिजिनल एक पिक्चर है उसको बयान किया गया हो। तो वो नावल में उनको नज़र आया कि नावल में जो स्टोरीज़ हैं, जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जो असल ज़िंदगी है, जब उसको डिपिक्ट करना शुरू हुआ नावल में तो इसकी रीडरशिप बढ़ती गई और लोगों की जो इंटरेस्ट है वो इसकी तरफ आना शुरू हो गई और इससे नावल जो है वो ग्रो होता गया। Most capable art form for reflecting complexities of life tends closer to daily life, social novel emphasis on individual। यानी इसके अंदर बेसिकली ये जो जॉनरेज ऑफ लिटरेचर था, ये जो ज़िंदगी की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उनको एक बड़े अच्छे अंदाज से बयान कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, लोगों के सामने रख सकता है। और ये जो डेली लाइफ है उसके बड़ा क्लोज तरीन ये फॉर्म थी। उसके अलावा इसका इसमें सोशल नावल्स के ऊपर बड़ा फोकस था। सोशल नावल जो इंसान की सोसाइटी के अंदर सोशल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे थे, बयान कर रहे थे, बता रहे थे। और मोस्टली नावल जो थे उनका फोकस इंडिविजुअल्स के ऊपर था। तो वो जब इंडिविजुअल्स की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, बयान कर रहे होते थे, तो वो डेफिनेटली बात जो है वो सोसाइटी की ही हो रही होती थी। सोशल नावल में कौन कौन सी कैटेगरीज यानी उसमें क्या डिपिक्ट किया जाता था, वो ये है। इश्यूज ऑफ मिडिल क्लास, सिटी लाइफ, रूरल लाइफ, पॉलिटिक्स, फेमिनिन इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज।
तो आप अगर इन बुलेट्स वाली लाइनों को, फ्रेजेस को गौर से देखें, तो इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो इंक्लूड हो गई है। ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो इसमें आ गई। इश्यूज़ ऑफ मिडल क्लास, अब ये इतनी बड़ी टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, इश्यूज़ ऑफ मिडल क्लास में सारे इश्यूज़, हर मसला इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। उसके बाद अगर हम सिटी लाइफ़ और रूरल लाइफ़, यानी जब सिटी लाइफ़ और रूरल लाइफ़ दोनों की बात होगी तो इसका मतलब है सिटी में जितने मसाइल थे वो डिस्कस होना शुरू हो गए थे स्टेप बाय स्टेप। रूरल लाइफ़ में जो विलेजेस के प्रॉब्लम्स थे, जो मसाइल थे, वो भी डिपिक्ट होना स्टार्ट हो गए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के मसले भी आ गए। उससे पहले फेमिनिन इश्यूज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने फेमिनिन इश्यूज़ जो थे उनके ऊपर भी फोकस शुरू हो गया, डोमेस्टिक इश्यूज़। यानी अगर इसके अलावा बाकी कुछ बचता ही नहीं है, सिटी लाइफ भी आ गई, रूरल लाइफ भी आ गई, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आ गए, फेमिनिन इश्यूज़ भी आ गए, मिडिल क्लास के सारे मसाइल भी आ गए। और जब हम अपर क्लास की बात करें तो अपर क्लास डेफिनेटली पॉलिटिक्स में अपर क्लास थी, तो उनके मसाइल जो हैं वो पॉलिटिक्स में डिस्कस होना शुरू हो गए। और अगर अपर क्लास के जो बाकी रिमेनिंग इश्यूज़ थे वो डोमेस्टिक इश्यूज़ में आ गए। डोमेस्टिक इश्यूज़ में अपर क्लास के भी प्रॉब्लम्स थे और लोअर क्लास के भी थे, और सिटी लाइफ भी आ गई। तो इस तरह जो पूरी एक सोसाइटी थी उसमें जो सारे मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो एक स्टाइल था, वो सारा डिस्कस होना स्टार्ट हो गया। They choose for their themes the specific contemporary problems of the Victorian society caused by the predominance of industrialism and wrote about them, sometimes as stylist, sometimes as humanist, sometimes as moralist. यानी इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थे, जो उस दौर का मेन प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे विक्टोरियन सोसाइटी के, उनको डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उनको डिपिक्ट करने में, और कभी उसको वो एज अ स्टार, यानी उस पर स्टार करते थे, कभी उसको एज अ ह्यूमनिस्ट देखते थे राइटर्स, और कभी उसको एज अ मॉरलिस्ट देखते थे। यानी जो जो राइटर जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग करता था वो अपना कैटेगरी में रहते हुए विक्टोरियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था और वो लोगों तक मसले पहुंच जाते थे। Characterization. A significant shift in the English novel in its movement from the 18th to 19th century was the change of emphasis from action to character. They gave primacy to character as opposed to neoclassical novelists who gave more importance to action. यानी इससे पहले जो नावल थे उसके अंदर जो ज़्यादा मेजर फोकस होता था वो एक्शन के ऊपर होता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में विक्टोरियन एज के जो नॉवेल्स थे उनमें जो ज़्यादा फोकस था वो उनके करैक्टर्स के ऊपर था। यानी इस दौर में करैक्टराइजेशन जो थी वो उसकी तरक्की हुई, वो बेहतर होता गया। करैक्टराइजेशन जो है नॉवेल्स की वो बेहतर होती गई, होती गई। लेकिन इससे पहले नॉवेल्स में करैक्टराइजेशन यानी करैक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं होता था, बल्कि सारा के सारा फोकस एक्शन के ऊपर होता था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें मॉरल पर्पस, द नॉवेलिस्ट रिप्रेजेंटेड सोसाइटी एज दे saw it, but being aware of the problems created by industrialization, exploitation of women and children, terrible living conditions, etc., they used their novels in order to put in evidence these evils and to stimulate people to find remedies to them. तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो बेसिकली था मॉरल पर्पस, यानी उन्होंने अपनी जो लिटरेरी सोसाइटी थी, उनको लिटरेरी सोसाइटी जो थी, जो प्रॉब्लम्स थे सोसाइटी के, उन सोसाइटी के सारी जो लाइफ थी उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको डिपिक्ट किया है, उसको बयान किया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स थे उनको हाईलाइट किया है, सोसाइटी को, रीडर्स को बताया है कि ये वाली हमारी सोसाइटी के नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको बेहतर करना या ठीक करना ज़रूरी है। इस वजह से उनका मॉरल पर्पस था कि सोसाइटी को मॉरलाइज किया जाए। In this sense, didactism was the dominating aim of most of the novels of these years. As a consequence, the narrator is generally commitment. The operator of the was the dominating aim of most of the novels of these years. तो इसके अंदर उनका जो मेजर फोकस था वो क्या था, इन इश्यूज़ को हाईलाइट करना और लोगों को मॉरली बेहतर करना। एज अ consequence, द नरेटर इज़ जनरली omniscient. He operates as a marked division between good and evil characters.
He judges people and actions. He makes it stories finish with wise distribution of punishment for the evil characters, retribution for good ones. यानी बेसिकली वो उनके जो करेक्टर्स होते थे उनके ज़रिए उन्होंने एक पर मैसेज दिया ऑडियंस को, रीडर्स को एक मैसेज दिया कि जो मोस्टली करैक्टर्स थे नेगेटिव करैक्टर होते थे तो उनको पनिश किया जाता था, उनको सज़ा मिलती थी। तो ये एक सोसाइटी को मैसेज जाता था कि नेगेटिविटी जो है उसकी कोई पनिशमेंट है, सज़ा है। और जो पॉजिटिव करैक्टर होते थे उनको उसके बदले में कुछ रिवार्ड मिलता था। उस रिवार्ड से लोगों को ये आइडिया हो जाता था कि अगर पॉजिटिव काम होगा तो उसका कोई ना कोई सोसाइटी में रिवार्ड भी होता है। और इस दौर के अगर हम मेजर नावलिस्ट की बात करें तो उनमें चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, विलियम मैकपीस थेकरे, जॉर्ज एलियट, ब्रांटे सिस्टर्स, तो ये इस दौर के पॉपुलर तरीन राइटर्स थे, नावलिस्ट थे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आगे ये जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो नावलिस्ट हैं चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी, थैकरे, जॉर्ज एलियट, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इनको इंडिविजुअली वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप इनको भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप अगले आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनको गौर से सुनिएगा।